क्या मतलब है डिफरेंट आयंस ऑन आयोनाइजेशन का? चेक इट बेटा। ये एक कॉम्प्लेक्स है कि यहां लिखा है कोई एक सेंट्रल मेटल, लेट सपोज क्रोमियम है, यहां लगी है इससे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन और वाटर लगे हैं 4 बारी, और बाहर लगी है आयोडीन। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है क्रोमियम का, और ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। और इस कॉम्प्लेक्स की अगर AgNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो AgI का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि आयन तो यही है, ये तो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयनाइज नहीं होगा। लेकिन बाई चांस इसका फॉर्मेशन ऐसा हुआ होता कि ये आयोडीन अंदर आ गई होती और क्लोरीन बाहर चली गई होती, सपोज ये ऐसा है। ठीक है, ये अल्फाबेट के हिसाब से पहले बाद में जो आ रहा कर लेंगे। फिलहाल अगर ये ऐसा बनता और आयोडीन की जगह क्लोरीन बाहर होती, तो इस केस में आप कहते AgNO3 ऐड करेंगे तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, जबकि यहाँ AgI का प्रेसिपिटेट आएगा। दैट मींस दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन इससे आयोडाइड आयन मिल रहा है, इससे क्लोराइड आयन मिल रहा है, अलग अलग आयन मिल रहे हैं, साथ में एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है दोनों में ही। फिलहाल ये आइसोमेरिज्म कहला रही है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर? तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब ही है आयंस बदल जाएंगे, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर आयन है वो बदल गए। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन से कॉम्प्लेक्स शो करेंगे? पहला पॉइंट, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां प्लस चार्ज होगा तभी तो यहां माइनस बाहर होगा, यही अलग होते हैं यूजुअली, तो इसलिए कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स ही ये शो करते हैं। सेकेंड थिंग, ये आइसोमेरिज्म कब होगी? एटलीस्ट 2 अलग अलग तरीके के एनाइंस हों जो लीगेंड की तरह काम कर सकते हो। जैसे ये एनाइन है, ये अंदर चला जाए और ये वाला बाहर आ जाए, तो एटलीस्ट 2 डिफरेंट तरीके के एनाइंस हो जो कि लीगेंड की तरह काम कर सके। और अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो एक बाहर होगा ही होगा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स शो करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? आयनाइजेशन IUPAC नेम लिख लोगे दोनों का, लिखो जल्दी से। और मुझे लग रहा है कि ये जो फ्रेमिंग भी होगी ये हमने थोड़ा गलत बना दिया। H2O सबसे पहले आएगा, फिर Br और Cl आएगा। यहाँ पे भी H2O सबसे पहले आएगा और फिर यहाँ Cl बाहर चला गया है तो Br और I आएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों, ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर ये एग्जाम्पल हो गया। डेफिनेशन क्या आ गई? आइसोमर डिफर्स इन द ions obtained after ionization. Isomers differs in the ions obtained after ionization. आयनाइजेशन के बाद जो आयंस आएंगे उसमें अंतर आएगा। Isomers differs in the ions obtained after ionization. ठीक है बच्चों, आइसोमर्स में अंतर कहां होगा? आयंस में होगा। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट, इट इज जनरली शोन बाय कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। ये कैटाइनिक में ही है। अब कोई बच्चा मुझसे कह सकता है एनाइनिक में भी तो हो सकती है, जैसे यहां बाहर पोटेशियम लगाओ वो अंदर आ जाए, सेंट्रल मेटल चेंज हो जाए। रेयर है, रेयरेस्ट है, मतलब ये बहुत कम होता है कि सेंट्रल मेटल का एक्सचेंज होकर आपको दिख जाए। जैसे कोई बच्चा कह सकता है ना, एक कॉम्प्लेक्स कल मैंने बनाया था फेरी फेरोसाइनाइड, Fe3 बाहर था 2 अंदर था, ऐसे ये कंपाउंड होता है फेरोफेरी भी, मतलब Fe2 बाहर और 3 अंदर भी होता है, तो वो कहे कि ये दोनों भी तो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हो गया आपस में। तो इसीलिए मैंने वर्ड लिखा है जनरली। ठीक है, 1-8% छोड़ दो, तो जनरली कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स ही करेगा और लीगेंड का इंटरचेंज होगा। इट इज जनरली शोन बाय कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स in which at least 2 different kind of anionic ligands present. अलग अलग तरीके के 2 डिफरेंट एनाइनिक लिगेंड हो तभी होगा। अब अगर कैटाइनिक है तो एक तो बाहर होगा ही होगा, वो अंदर आ सकता है, तो ये आ गया। इट इज शोन बाय कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हैविंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एनाइनिक लिगेंड। इसमें अगर हम बाहर से AgNO3 डालेंगे तो आपको याद होना चाहिए AgI येलो प्रेसिपिटेट होता है, AgBr लाइट येलो होता है और AgCl व्हाइट, तो यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, यहाँ येलो आएगा। इज इट क्लियर? बोलो, आ रहा है समझ में? बताओ बेटा, मोर आयनिक द कंपाउंड, डार्कर द कलर, लाइटर द कलर? मोर आयनिक द कंपाउंड, जो कंपाउंड ज्यादा आयनिक होते हैं वो कलर में डार्क होते हैं या लाइट होते हैं? या कोई लेना देना ही नहीं, ये कह सकते ना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रीजन असर्शन भी आने हैं,
उसमें हो सकता है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस। ठीक है, ये यहां दिख रहा था इसीलिए क्वेश्चन पूछा आपसे। आप इसको पहले सरल भाषा में समझिए एकदम। जब भी क्वेश्चन आए ना, नया क्वेश्चन भी हो, फुल हार्टेड कॉमन सेंस से अटेम्प्ट किया करिए। आपने आयनिक कंपाउंड में NaCl सुना है, नहीं सुना? NaCl आयनिक है, नमक देखा भी है, सफेद रंग का होता है, कलरलेस कह सकते हैं, व्हाइट कलर कह सकते हैं। अब आप यहां पे आ जाइए, AgI येलो है और AgCl व्हाइट है। तो जैसे जैसे Cl से Br से I, यानी एनाइन का साइज बढ़ता है, एनाइन बढ़ता है तो कोवलेंट होता है, तो जितना कोवलेंट होता है उतना कलर्ड होता जाता है, और जितना आयनिक की तरफ आएगा उतना कलरलेस। तो 30% और मोर आयनिक जो भी कंपाउंड है वो कलरलेस है, तो इसीलिए ये कलरलेस या व्हाइट कलर में आ गया। और ये तो कलर का रिलेशन है कोवलेंट कैरेक्टर से भी। तो मोर द कोवलेंट नेचर, मोर द या डार्कर द कलर, मोर द आयनिक नेचर, ब्राइटर द कलर, लेस द कलर। ठीक है, चलिए ये IUPAC नेम लिख लिया आपने? नहीं लिख पाए? पहले का लिखा, बोलो। वेरी गुड, सही है। टेट्रा एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, और बाहर के लिए सिर्फ आयोडाइड आएगा। अंदर क्लोराइडो ब्रोमाइडो कह लेंगे, ये सिर्फ आयोडाइड। सेम यही नाम यहां है, यहां टेट्रा एक्वा ब्रोमाइडो आयोडाइडो या आइडो भी चलेगा, क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, मिटा दूं? तो ये वाली आपकी आइसोमेरिज्म हो गई, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन। कोई डाउट है? नेक्स्ट, अब आयनाइजेशन को जानबूझ के मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं। अगली आइसोमेरिज्म का नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज नेम्ड एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आई होप सो कई बच्चे वर्ड लिखते ही समझ गए हो व्हाट इज द सेंस ऑफ हाइड्रेट, पानी से लेना देना होगा। तो वेरी गुड, तो ये आइसोमेरिज्म जो हाइड्रेट है उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो अंदर और बाहर चेंज हो जाए। अगर दो कॉम्प्लेक्सेस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन स्पेयर वेरी करने लगे तो हाइड्रेट होता है। कहने का मतलब क्या है, ये मैंने एक फॉर्मूला ले लिया अभी, CrCl3 6 वाटर। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला लिया और इससे मैंने कॉम्प्लेक्स फ्रेम किए। हमें मालूम है ऊपर का एग्जाम्पल या यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जब भी 3 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है जनरली। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स हमने पहले ये बनाया कि यहाँ 6 के 6 वाटर अंदर हैं, तीनों क्लोरीन बाहर है। 6 में से 5 वाटर अंदर हैं और 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन बाहर, 1 वाटर बाहर। 6 में से 4 वाटर अंदर हैं और 2 क्लोरीन अंदर हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए। 1 क्लोरीन और 2 वाटर बाहर, जिससे कि फॉर्मूला यही आए। और 6 में से 3 वाटर और 3 क्लोरीन अंदर हैं और 3 क्लोरीन बाहर हैं और वाटर नहीं है। कुछ गड़बड़ हो गया, 3 वाटर बाहर हैं, सॉरी, क्लोरीन बाहर नहीं है। तो इसके मैंने 4 आइसोमर इस फॉर्मूले से बनाए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो था, ये 4 अलग अलग आइसोमर ऐसे हो सकते हैं, और चारों ही एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर है, हाइड्रेट के एग्जाम्पल है। मतलब वाटर का नंबर अंदर बाहर बदल जाए तो हाइड्रेट। तो डिफाइन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, बेटा देख लो क्या है। इफ इन एनी टू कंपाउंड्स having same molecular formula but the number of water molecule varies। अब वाटर मॉलिक्यूल कहां वेरी, एंड आयनाइजेशन स्फीयर, तो यहां और यहां वाटर मॉलिक्यूल का नंबर अलग दिखने लगे। तो ये चारों एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब बेटा मैंने जानबूझ के ये वाला नहीं मिटाया जिससे कि आप कंपेयर कर लो। आयोनाइजेशन और हाइड्रेट है तो एक ही, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। आयोनाइजेशन वाले का ही तो एक टाइप हाइड्रेट है। जैसे आयोनाइजेशन में ये अंदर गया बाहर ये आया, ऐसे यहां से Cl अंदर गया बाहर वाटर आया, है तो वही चीज। बट प्रॉब्लम यहां ये थी कि वाटर न्यूट्रल था, यहां जो आ रहा था वो भी आयनिक था, तो आयंस, जबकि यहां जो बाहर आएगा वो न्यूट्रल है। तो कॉमन सेंस है, जब भी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगी तो नंबर ऑफ आयंस बदल जाएंगे। यहां नहीं बदल रहे थे, यहां 2 आयन थे, 2 ही थे, लेकिन यहां आयंस बदलने लगेंगे।
क्लियर है, क्योंकि ये जो बाहर चीज आ रही है न्यूट्रल है। पहले बाहर 3 आयन थे, फिर 2 ही आयन हो गए, एक ही आयन, एक भी आयन नहीं। तो हाइड्रेट में जो आयन्स हैं, बेसिकली आयन कहने का मतलब वैलेंसी होती है, वो भी अलग अलग हो जाती है। बोलो क्लियर है? तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का एक टाइप है, बट न्यूट्रल चीज बाहर आती है, इट इज अ चांस। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, पहला समझ में आ गया। अब हाइड्रेट में कई क्वेश्चन आ जाते हैं, चेक करते हैं कौन बता पाएगा। बताओ बेटा, इनमें, इन चारों में से which have equivalent weight equal to its molecular weight? इन चारों में which has its equivalent weight equal to its molecular weight? सारे ही हो जाएंगे। मैंने इसीलिए कहा ना, थोड़ा सा लेवल हाई का क्वेश्चन है, तो सारे तो गलत आंसर होगा ना। हाँ जी, which has equivalent weight equal to molecular weight? ऑल आर सेम। देखा, ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं आता। आई गारंटीड यू, जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप सबको लगेगा अरे ये तो पता है। तुम ये पूछना चाह रहे हो, ऐसे पूछते ना, एग्जामिनर भी घुमा के पूछता है। बोलिए बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत आंसर है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो एकदम गलत है, लेकिन मैं जानबूझ के कंफ्यूज करा रहा हूं जिससे कि डिस्कशन हो सके हमारा। बोलो, ऑल या कोई एक या कोई दो, जोर से बोलो लेकिन। हाँ बेटा, आप नेक्स्ट, तब तक वो सोच रहे हैं। हाँ बेटा, इधर सारो, जोर से बोलो लेकिन। नहीं पता तो नहीं पता, बात खत्म। हाँ, आप तीनों जल्दी बोलो बेटा। नहीं पता, ज्यादा अच्छा है जब नहीं पता तो नहीं पता बोल दो, क्योंकि 1 सेकंड में अभी आपको क्लिक कर जाएगा। अच्छा, ये पूछ रहे थे बेटा, हम ये पूछ रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो बेसिकली यहाँ कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी पूछी है, समझ में आया? तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी पूछी है, अब बताओ, आंसर है इसका थर्ड। एक्चुअली यहां कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी पूछी है, ये Cl हटेगा, Cl पे चार्ज -1 होगा, यानी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 होगा, यानी यहां +1 एंड -1 आर द चार्जेस, 1 इज द चार्जेस, तो वैलेंसी इज 1। बेटा, इक्विवेलेंट वेट जब सॉल्ट्स का निकाला जाता है तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज रखते हैं, मतलब टोटल चार्ज। तो यहां चार्ज 2 है, 2 क्लोरीन -2, तो ब्रैकेट में +2। यहाँ चार्ज 3 है, तो यहाँ की वैलेंसी 3 है, यहाँ की वैलेंसी 2 है, यहाँ की 1 है, और ये इस फॉर्मूले में लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, बाहर क्लोरीन है ही नहीं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट इस फॉर्मूले से निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ आंसर क्या आना था? थर्ड। समझ में आया? एक्चुअली जब मैंने आपसे कहा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको इस फॉर्मूले पे जाना था और ये सोचना था इक्वल कहने का मतलब वैलेंसी 1 है, और ये पूछ रहे हैं कहां वैलेंसी 1। बोलो, आ गया समझ में? कंसेप्ट क्लियर है? आया? बता बेटा, इन विच ऑफ दीज फोर 1/3 ऑफ क्लोरीन कांट बी प्रेसिपिटेटेड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग 1/3 ऑफ क्लोरीन कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड? फोर्थ, ओनली फोर्थ। फर्स्ट, 2 एंड 3, तीनों। बोलो भैया, ओनली सेकेंड। वन थर्ड के लिए कहा, गुड। यह आंसर सेकेंड है बेटा। शुरू में क्लोरीन है कितनी? 3, और हम कह रहे हैं 1/3 कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड, यानी 3 का 1/3 क्या हुआ? 1, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एक क्लोरीन हम प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते, यानी बाकी कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते, तो 3 में से एक यही नहीं हो रही। ठीक है, दूसरी भाषा में भी सोचो, अगर मैं कह रहा हूं 1/3 कांट बी प्रेसिपिटेटेड, मतलब 2/3 कैन बी प्रेसिपिटेटेड, यानी 2 तो कर ही सकते हैं प्रेसिपिटेट, तो यहां पे 2 हो ही सकती हैं, सॉरी 1/3 कांट बी प्रेसिपिटेटेड यानी 2 प्रेसिपिटेटेड, तो यहां 2 प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, एक नहीं है। डन। तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता भाई, ये आंसर इसलिए नहीं होगा
कि यहाँ 1/3 कांट बी प्रेसिपिटेटेड वाला तुम्हारा पॉइंट तो लग गया, ये तो 2/3 कांट बी प्रेसिपिटेटेड है, 1/3 कैन बी प्रेसिपिटेटेड है। यहाँ पे पॉइंट समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? Which of following on ionization gives 3 ions? Which of following on ionization gives 3 ions? First, third, first, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? अभी वो भी बताता हूं दोबारा। डेफिनेटली ये वाला आपका आंसर अब समझ में आ गया सबको, तो इसका आंसर है आपका सेकंड। यही तो बोल रहे थे, यही बोल रहे थे, ठीक है। तो यहां हमने कितने आयन का? 3। बेटा ये 2 क्लोरीन के आयन होंगे और ये भी तो आयन ही है। हमने ये कब कहा कि विच ऑफ फॉलोइंग विल गिव 3 क्लोराइड आयन? हमने ये तो पूछा ही नहीं, हमने कहा 3 आयन होने चाहिए, ये भी आयन है ये भी आयन, तो 3 आयन तो यहाँ है। अब क्वेश्चन समझ में आए, कर लोगे, ठीक है। तो इस चीज को आप नोटिस करें, ये जैसे एक बार फिर पूछ रहे हैं तो ये वाला पिछला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा इस कंपाउंड में वो कौन सा फॉर्म या आइसोमर है जिसमें हम 1/3 क्लोरीन प्रेसिपिटेट नहीं करा सकते। कहने का मतलब ये भी है 2/3 करा सकते हैं और 1/3 नहीं करा सकते, दोनों बातें अप्लाई होनी है। 3 क्लोरीन का 1/3 होता है 1, तो यानी एक प्रेसिपिटेट नहीं करा सकते, यानी 2 करा सकते हैं। तो एक अंदर है वो नहीं होगी प्रेसिपिटेट, 2 बाहर है वो हो जाएगी। ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्लियर है? कई बार वो जानबूझ के इसके क्वेश्चन दे देते हैं रिलेट करके, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या ये कहें ग्रेविमेट्री से, दैट मींस न्यूट्रलाइजेशन से। N1V1 N2V2 फॉर्मूला जहां लगता है वहां अप्लाई करवा देते हैं। वो कह देते हैं ना कि हमने 10 ग्राम AgNO3 ऐड किया वो इस फॉर्मूले में, और उससे जितने क्लोराइड आयन आ रहे थे सब प्रेसिपिटेट हो गए। बताओ फॉर्मूला कौन सा है? तो फिर वहां क्या लगेगा? 10 ग्राम AgNO3, तो ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट। और किसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे? वो इक्वल जब पता लग जाएगा इन दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल है, तो जिसमें इक्वल है वही प्रेसिपिटेट होगा। यानी उस क्वेश्चन में हमें वैलेंसी निकालनी होगी, तो वैलेंसी 1, 2 या 3 जो भी आएगी वो आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? समझ में आया? यहां फॉर्मूला क्या लगेगा? M1V1 इज इक्वल, सॉरी, फॉर्मूला इक्विवेलेंट का होता है N1V1 इक्वल टू N2V2, और इनके लिए मोलैरिटी गिवन होगी, और मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी बनाने के लिए फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, ठीक है, इंटू वॉल्यूम। तो यहां पे इनकी मोलैरिटी गिवन होगी, इसका सब कुछ गिवन होगा, वैलेंसी आ जाएगी, और जब वैलेंसी आ जाएगी तो पता चल जाएगा कौन सा कॉम्प्लेक्स। पॉइंट क्लियर है? तरीका समझ में आ गया? हाइड्रेट लिख लिया आप लोगों ने? पूरा लिख लिया है अपनी भाषा में? एग्जाम्पल लिख लिए? नहीं लिखा तो लिखो। हाइड्रेट में डेफिनेशन क्या है? आइसोमर्स डिफर्स इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, isomers differs in number of water molecule in the coordination and ionization sphere. Isomers differs in the number of water molecule in the coordination and ionization sphere. It is a type of, ये एक सब टाइप कह सकते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिख गई है, ये काफी कुछ आयोनाइजेशन से रिजेंबल कर रही है। It is type of ionization isomerism. It is type of ionization isomerism. ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, जैसे कौन सी क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो सकती है, वैलेंसी कितनी है, टोटल आयंस कितने हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। डन? लिख लिया? इसमें आखिरी के 2 जो हैं ये अभी पढ़ाऊंगा, ये ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल में काम में आएंगे, ये भी ज्योमेट्रिकल में फैक्टमर में काम में आएगा। तो आखिरी के 2 से अभी और आगे आइसोमर्स पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये थे हाइड्रेट, जो कि आयनाइजेशन का एक टाइप था। अगला लिखे बेटा, चौथा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बच्चों क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? बच्चों
ये कंपाउंड जिसमें कैटाइन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स हो उसी में होता है। समझ में आया क्या कह गया मैं? बेटा आयन सिंपल होते हैं। कौन से आयन सिंपल है? जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, पोटेशियम, ये सिंपल आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन कौन से हैं? जिसमें एक बड़ी ब्रैकेट होगी, एक सेंट्रल मेटल होगा, लीगेंड होगा, वो वाला आयन क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स आयन। तो हम कह रहे हैं ऐसा कंपाउंड होना चाहिए, यानी उसका जो कैटाइन का पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स आयन होना चाहिए, उसका जो एनाइन का पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? इट अकर्स इन कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल आयन नहीं है। ठीक है, ये वाले आयन कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया, इट अकर्स इन कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे बेटा ये निकेल लिखा है हमने, ठीक है, और इस निकेल के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिखी है 4 बारी। ठीक है, ये निकेल है और कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी बार दिखा दी? 4। इसके बाद मैंने यहां पे दिखाया है कोबाल्ट। कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे अंतर दिखाना है? कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन भी कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ऑक्सीजन भी कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, लेकिन कोबाल्ट में सी जो होगा वो कैपिटल होगा, ओ स्मॉल होगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट है। और इसके साथ मैंने लिख दिए 4 क्लोरीन। डन बेटा। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ये 0 है, तो +2 और 0 का एल्जेब्रिक सम 2 आया, तो पहले ब्रैकेट पे +2 चार्ज। ऐसे ही ये ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ये -4 है, एल्जेब्रिक सम -2 आया। तो ये प्रूफ कर रहा हूं कि एक कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, पहला कैटाइन होगा और दूसरा एनाइन। ठीक है। अच्छा, इस आइसोमेरिज्म को हम क्या मानते हैं कि ये आइसोमेरिज्म कब होगी? ड्यू टू इंटरचेंजिंग द लिगेंड्स। ये आइसोमेरिज्म कब होगी? ड्यू टू इंटरचेंजिंग द लिगेंड। अब प्रैक्टिकली समझना क्या कह रहे हैं। हमने लैब में एक सॉल्यूशन बनाने के लिए कंपाउंड लिया, एक सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने सपोज निकेल डाला, निकेल सल्फेट, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करा दी, तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया होगा। अब जरूरी थोड़ी कि जितना है 100% कॉम्प्लेक्स बन गया हो, बाहर कुछ भी ना हो सकता है अभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर हो। हमने ऐसे कोबाल्ट ऐड किया उसमें और क्लोरीन ऐड किया, हो सकता है ये भी बन गया हो। तो ये आयन बन गए तो इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन क्या ये गारंटी है कि ये इसी रेशियो में हमेशा बने रहेंगे? भाई कॉम्प्लेक्स तो और भी बन सकते हैं, और हो सकता है ये बन गया हो, ये बन गया हो। क्या आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? अब कोई बच्चा मुझसे ये मत कहना, यहाँ तुम तो कह रहे थे लीगेंड बदलेंगे, ये तो सेंट्रल मेटल बदलते हुए दिख रहे हैं। कईयों को यहाँ दिख रहा होगा सेंट्रल मेटल बदल गए, तुमने इसको उठा के इधर लिख दिया, इसको इधर, ऐसे ही किया ना? हाँ, इसको इधर, इसको इधर, तो तुमने सेंट्रल मेटल बदल दिया, लेकिन एक्चुअली हमने लीगेंड ही बदले। जरा ध्यान से सोचो, समझो क्या हुआ है, समझो। यहां सेंट्रल मेटल निकेल था और निकेल से 4 लगे थे, ये कोबाल्ट था, इससे 4 लगे थे, ये आयन था, ये आयन था, और ये कॉम्प्लेक्स बने। फिर बाद में क्या हुआ? अभी कहने के लिए सेंट्रल मेटल तुम्हें लग रहा है बदल गया, लेकिन हकीकत देखो, अगर आपको समझ में आ गई क्या हुआ, हकीकत में लिगेंड ही बदले हैं। इस निकेल से पहले 4 कौन जुड़े थे? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब 4 कौन जुड़े हैं? क्लोरीन। तो लिगेंड ही बदले हैं। ठीक है। अब लिगेंड बदलने के बाद मैंने इसे क्यों पहले लिख दिया? मैंने इसे क्यों पहले लिख दिया? वेरी गुड, क्योंकि यहां +2 चार्ज है, यहां 0, एवरेज +2, एवरेज -2, और ये साइन कन्वेंशन है कॉम्प्लेक्सेस का, पहले कैटाइन लिखना है फिर एनाइन। इसलिए हमने इसको मतलब लिखना चाहिए CO वाले को, बाद में हमने उठा के यहां लिख दिया। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि आप पहले कैटाइन को शो करेंगे फिर एनाइन को चार्जेस देखते हुए। तो ये दोनों कैटाइनिक एनाइनिक के एग्जाम्पल हो गए। आया समझ में क्या कह रहा हूं? ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसका, जैसे एक आध बच्चे के दिमाग में आ ही रहा होगा, क्या जरूरी है सारे सारे बदले जाए ना? इस निकेल से 3 CO रह सकते हैं, 1 क्लोरीन आ सकता है, और इस कोबाल्ट से 1 CO और 3 क्लोरीन, ये भी कैटाइन एनाइन का एग्जाम्पल होगा। बोलो समझ में आ रहा है? अब इसका उल्टा भी बनेगा, इसका उल्टा समझ में आ गया? ये इधर, ये इधर, तो ये आ गया कोबाल्ट से CO3 1 क्लोरीन और निकेल से 1 CO क्लोरीन 3। बोलो क्लियर है? IUPAC नेम लिख लेंगे, किसी एक का भी लिख लेंगे। तो ये एक और बनाते हैं,
अगर ये बने निकेल से CO 2 बारी, क्लोरीन 2 बारी, कोबाल्ट से CO 2 बारी, क्लोरीन 2 बारी, तो इसके फॉर्मूले से कितने कंपाउंड बन गए, कितने कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन गए, कितने आइसोमर बन गए, 4 और, मतलब ये खुद भी एक फॉर्मूला गिना जाएगा, ठीक है, ये एक, टोटल कितने बने, 4, टोटल कितने बन गए, 4, 1 2 3 4, आ गया समझ, क्लियर है, आयो, ये गलत है, अभी भी नहीं समझ में आया, अबे जब एटम उतने ही है, मॉलिक्यूल उतने, तो बैलेंस तो है ही, हाँ जी, ये गलत है, वेरी गुड, आपको बोलना है वैलेंसी चेक करिए, ये 0 होता है, मुझे लगा आप बैलेंसिंग कह रहे हो, यहां क्लोरीन कितना है, -2, और ये क्या है, +2, -2 और +2 मिलके क्या होगा, 0, यानी पहली ब्रैकेट में 0 चार्ज हो गया, और दूसरी पे भी 0 है, और अगर चार्जेस 0 है तो कैटाइन एनाइन तो बना ही नहीं, यहां हमने क्या कहा, कैटाइनिक एनायनिक, ये तो दो अलग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गए ना, ये एक साथ रहेंगे ही नहीं, हमारा कंपाउंड क्या था, कैटाइनिक एनायनिक, अब इनमें जरा बताइए क्या इन चारों में वैलेंसी सेम है, या इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट का हाफ है, या कुछ अलग है, सेम पिछला क्वेश्चन, वैलेंसी, बोलो जल्दी, पहले वाले दो में वैलेंसी 2 है, जबकि दूसरे वाले दो में वैलेंसी 1 है, चेक इट, क्या आपको समझ में आ रही है, पहले में वैलेंसी 2 है और दूसरे में 1, ये +2 होगा, ये -1 मिलके, ये तो 0 होता है, तो इसलिए +1, ये +2 -3 -1, सेम नीचे लिखता है, तो इसीलिए वैलेंसी ये लिख लिया है, लिखो जल्दी से, पहला पॉइंट था, इट अकर्स इन कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, या इट इज ऑब्जर्व्ड इन कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इट अराइजेस ड्यू टू, ये आइसोमेरेंस किसकी वजह से होती है, इट अराइजेस ड्यू टू इंटरचेंजिंग द ligands, it arises due to interchanging the ligands, interchanging the ligands, एग्जाम्पल लिख लीजिए और कोशिश करिए किसी एक एग्जाम्पल का पूरा IUPAC नाम लिख लें, चारों का लिख लें तो बहुत अच्छा है, और ये लिख के क्रॉस कर देना, ठीक है, और अगर ये सही होता तो 4 और बनते, क्योंकि ये सिस ट्रांस आइसोमेरेंस शो करता है, जब ये सिस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये सिस, ये ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस, 4 और बन जाते, तब 8 हो जाते, लेकिन ये है ही नहीं, इसलिए सिर्फ 4 आइसोमर बनेंगे, ये भी क्वेश्चन है कि इस फॉर्मूले से कितने कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, तो आंसर इज 4, डन, बेटा इसका नाम मैं पहले वाले का बता रहा हूं, चेक कर लीजिए, एक सिली मिस्टेक हो जाती है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्टेट सेकेंड, यहां खाली निकेल आएगा और यहां कोबाल्टेट आएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकेल सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्टेट सेकेंड, ठीक है, सेम बाकी के नाम आ जाएंगे, तो ये हो गए भैया हमारी 4 आइसोमेरिज्म, जिनको हम स्ट्रक्चरल के 4 कह रहे हैं, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हैं, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, अब है थोड़ा सा 3 डायमेंशनल बात, जिसे हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो अगली हेडिंग का नाम लिखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, isomers have same molecular as well as structural formula, isomers का molecular और structural formula same होता है, isomers have same molecular as well as structural formula, they differ only in the
ओनली इन द, काय में अंतर है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है 3D में, 3 डायमेंशन में रिलेटिव अरेंजमेंट बदल जाना, ठीक है। आइसोमर डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज अरेंजमेंट इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में अरेंजमेंट थोड़ा सा बदल जाएगा तो वो आइसोमेरिज्म कहलाएगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डन। देखिए 2 टाइप्स, पहली समझ लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे हम एक सरल एग्जांपल में बात करें बेटा, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 में तो है ही नहीं, 2 या 3 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ही नहीं। तो ये जो स्टीरियो का जो पंगा है ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और 6 में, मतलब ये अपने दिमाग में रखो, स्टीरियो हमें पढ़नी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में पढ़नी है बस। सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स हमारे कोर्स में है जिसमें हमें स्टीरियो पढ़नी है, वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड अदर इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हम पहली ज्योमेट्रिकल पढ़ा रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल से आपको क्लियर हो जाएगा स्टीरियो की डेफिनेशन क्या है। देखिए बेटा, ये आपको कंसेप्ट बताया, आइसो के बाद जो लिखा वो सेम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। आइसो के पीछे जो लिखा वो डिफरेंट, यानी ज्योमेट्री अंतर होगी। समझ में आ रहा है? ज्योमेट्री। अब मैं पहले इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहले एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं। ये एग्जांपल है PT NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, ठीक है। ये है प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस। जब हम थोड़ी और पढ़ाई कर लेंगे एक आध लेक्चर बाद तो हमें हाइब्रिडाइजेशन शेप निकालना आएगी। इस कॉम्प्लेक्स की शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप है, और ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है, तो वो जब हम और आगे पढ़ेंगे तो आएगा। फिलहाल इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर समझते हो, ये चीज स्क्वायर हो गया, और यहां सेंटर में लगा है PT। यहां बेटा 2 क्लोरीन लगे हैं, और 2 क्लोरीन कहीं भी लगा लीजिए, और 2 अमोनिया लगे हैं। और फिर हमने सोचा एक और तरीका इसका है कि 2 क्लोरीन दो क्लोरीन ऐसे और 2 अमोनिया ऐसे। डन। बताओ बेटा, दूर से देखने में, मतलब बहुत ज्यादा एनालाइज ना करें, जस्ट फार अपार्ट, दोनों की शेप कैसी दिख रही है? स्क्वायर प्लेनर है, शेप तो सेम है। अब जरा बात करें शेप के अंदर जाके, दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है रिलेटिव एंगल्स। शेप हमने पहले भी नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा शेप आइसोमेरिज्म है, हमने कहा ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री बॉक्स याद है 10th स्टैंडर्ड तक आपने यूज किया होगा कभी? एक बॉक्स था, उसमें जो मेन कंपोनेंट था उसमें एक डी था, है ना, प्रकार, कंपस, डी, है ना, तो वो एंगल नापने के लिए ही होते हैं, ठीक है। वो बात अलग है, तुम्हें भी आज तक नहीं पता होगा। उस ज्योमेट्री बॉक्स में 2 टाइप के कंपस दिए जाते थे, एक जिसमें आप अपनी पेंसिल फिट करके सर्किल ड्रॉ करके नाटक करते थे, बाकी किया कुछ नहीं, और दूसरा जिसमें दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ निप थी एक तरीके से, उसका क्या यूज था पता नहीं। 99% ने उस पेंसिल बॉक्स का या उस ज्योमेट्री का क्या यूज किया है? स्कूल की टेबल, कोचिंग की टेबलों पे टक 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 टक, बाकी उन्हें कुछ नहीं आता। जो 1-8% बचा भी है ना, उसने भी वो स्कूल की टेबलें छोड़ के बाहर पेड़ों पे कुछ लिख दिया, उससे कहीं कुछ और बना दिया, कॉफी शॉप पे ले आके या कहीं और, तो वो क्रिएटिविटी दिखाई है उन्होंने, बाकी किया कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो डार्क कलर से पुतवाते रहते हैं हर 2-3 साल में, उसी का नतीजा है, ठीक है। नहीं तो यहाँ तो दास्तानें ही लिखी होती हैं। तो अब यहाँ लौट के आ जाओ ज्योमेट्री में। ये देखो बेटा, ओ भाई ये देखो एंगल कितना है, स्क्वायर है तो 90 ही होगा, और यहां एंगल कितना है 180। वही 2 क्लोरीन, वही 2 क्लोरीन, लेकिन एंगल पहले अलग था, ये अलग है, ये 90 है, ये 180 है। तो ज्योमेट्री चेंज हो गई, शेप वही है लेकिन ज्योमेट्री चेंज है। दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है?
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है रिलेटिव एंगल बदल जाएंगे, जो एंगल पहले 90 था अब वो 180 हो चुका है। इसलिए अब जो दो ग्रुप पास में है वो वाली फॉर्म आपको याद होगी शायद 11th की, सिस कहलाती है, और जहां डायगोनल चले जाते हैं 180 हो जाते हैं वो वाली फॉर्म क्या कहलाती है, ट्रांस। तो यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पहला वाला सिस है, दूसरा ट्रांस है। ये वाला जो कंपाउंड है ना सिस, आईयूपीएसी नेम में दोनों का नाम सेम है, बस पीछे लिख देंगे सिस और पूरा नाम, यहाँ ट्रांस और पूरा नाम, मतलब वही डाई अमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, यही यहाँ आएगा। लेकिन ये सिस है, ये ट्रांस, और इसमें जो सिस है ना उसका कॉमन नेम प्लैटिन है, इसे सिस प्लैटिन भी कहते हैं। एंड इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की बीमारी में कहीं ना कहीं कोई रेडियोथेरेपी या किसी में इसका यूज होता होगा। हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, हमें याद करनी है, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। वो जबरदस्ती अब साइंटिस्ट मत बनने लगना, तो कैंसर में क्यों यूज होती है, क्या है, अगर हम यहाँ प्लेटिनम की जगह कोई और लगा दें तो होगी नहीं होगी, निकाल चप्पल मारूंगा, ज्यादा पूछेगा चुपचाप ये पढ़ ले, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा भाई, एक आध जरूर आके जरूर पूछता है, अच्छा अगर ये यूज होती, मतलब जैसे तुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा एक वर्ड हटा के दूसरा लगाने में, मारा ये पढ़ ले चुपचाप। तो ये सिस और ट्रांस क्लियर है। अब ये पॉइंट आएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, अभी तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब बच्चों मैं अगर आपसे ये पूछूं, ये टेट्राहेड्रल शेप है, सपोज ये प्लेटिनम है, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप है, ये प्लेटिनम है, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है, टेट्राहेड्रल। वैसे तो कॉमन सेंस है, फिर भी विच इज सिस विच इज ट्रांस, फर्स्ट इसे फर्स्ट कह रहे हैं, समझ में आ गया मुझे, सबको क्लियर, कोई डाउट, बोलो कुछ कह रहे हो, ठीक है। तो ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होती, इसमें कोई सिस नहीं है कोई ट्रांस, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। इन दोनों में जो एंगल है वही इन दोनों में, वही इन दोनों में, वही इन दोनों में, सारे एंगल सेम है। और जब सारे एंगल सेम है तो ये आइसोमेरिज्म होगी ही नहीं। समझ में आया? तो हम डायरेक्ट आपको ये भी कह सकते थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, एक sp3 और एक dsp2। एक की शिफ्ट टेट्राहेड्रल है, एक की स्क्वायर प्लेनर है। टेट्राहेड्रल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनर शोस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आया? टेट्राहेड्रल क्यों नहीं शो करती, अब तो क्लियर है। In tetrahedral there is no other geometry is possible, all the angles are same, कोई दूसरी ज्योमेट्री है ही नहीं। वो बात अलग है, पेपर पे देखने में आपको लग सकता है कि यार ध्यान से देखो पास में लग रहे हैं, यहाँ दूर लग रहे हैं, पेपर पे लग सकता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। पॉइंट क्लियर है? चलिए लिख लीजिए जल्दी से, हेडिंग हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Isomers differs in geometry, that is angle. Isomers में angles अलग होंगे, that is angles। मतलब दो ग्रुप अगर आप सेम देख रहे हैं या एक जैसे ग्रुप, उनमें अलग अलग कंपाउंड में जब देखेंगे तो उन्हीं ग्रुप्स के बीच के एंगल डिफरेंट होंगे। या आप कहें कि आप एंगल को पकड़ के बैठे हैं 90 डिग्री, तो पहले 90 डिग्री पे जो दो ग्रुप लगे हैं दूसरे वाले कंपाउंड में 90 डिग्री में वो नहीं लगे होंगे, कोई और लगे होंगे, तो उसी एंगल पे कोई और चीजें आ गई, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जनरली इनके आइसोमर्स दो टाइप के होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, अब हमें एक एक करके पढ़ना है। लिखें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, उसमें बेटा पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बेटा ये भी और डिटेल पढ़ेंगे कि sp3 क्या है, dsp2 क्या है, बट 11th स्टैंडर्ड में इतना सब पढ़ के आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक वर्ड है, sp3 एक है। तो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इट में हैव टू डिफरेंट ज्योमेट्रीज, इसमें दो ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल, वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल। और बेटा इसमें क्या लिखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल में क्या लिखेंगे, इट डू नॉट शो GI, इट डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल वाला नहीं करता ना, अभी तो बताया था,
it do not show geometrical isomerism as it cannot have other geometry. It cannot have other geometry. इसमें सारे एंगल एक जैसे हैं, कोई दूसरा एंगल ही नहीं है, तो कहां से करेगा? ठीक है, दूसरा लिख लीजिए जल्दी से। DsP2 hybridized square planar complex may show geometrical isomerism. DsP2 hybridized square planar complex may show geometrical बेटा ये भी नहीं कह रहा है कि DsP2 hybridized तो करेगा ही करेगा, may show geometrical isomerism। अब वो may show क्या है, कल हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे दोबारा से। GI geometrical isomerism बहुत जैसे कहते हैं ना कंपटीशन लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल। और कंपटीशन में मैं आपको सही बताऊं ना, शुरू की जो हमने 4 पढ़ी हैं जनरली उसमें से क्वेश्चन नहीं आता, और आता तो सब कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो फोकस मेनली करना है कॉम्पिटिटिव अप्रोच में वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में करना है।